गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रही है? तो कल हमने डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 तक। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। थोड़ा इको हो रहा है। अभी ठीक है क्या? अभी इको हो रहा है या ठीक है? तो कल हमने डिस्कशन कर लिया था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। यहां तक कंप्लीट हो गई थी बात, आर्टिकल 20 तक। ऑडियो वीडियो सभी को ठीक है? इको वगैरह तो नहीं हो रहा? इको वगैरह तो नहीं हो रहा है? तो आर्टिकल 20 लास्ट में हमने 3 पॉइंट आर्टिकल 20 बताए थे। एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ बैकडेट से एप्लीकेबल नहीं होगा। डबल जियोपार्डी, सेम क्राइम में डबल पनिशमेंट नहीं होगी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस, नो वन कैन फोर्स यू टू एक्ट एज विटनेस इन योर ओन केस। क्लियर? कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता आपके खुद के खिलाफ विटनेस के लिए। फोर्सफुली आपको आपके खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 20 बताया था। और आर्टिकल 19 में जो हमने फ्रीडम बताए थे, अब आप एक बात बताइए, आर्टिकल 19 में जो हमने फ्रीडम बताए थे वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम बताए थे वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी। तो आर्टिकल 19 में अगर आपसे सेक्शन वैसे पूछेगा नहीं, मैंने इन जनरल आपको बता ही दिए थे सारे फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम हमने लिखाए थे ABCDEFG, अब राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, देखो यहां लिख रखा है F में राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, अब वो इसका पार्ट नहीं है। तो मैंने आपको लाइन से ABCDEF लिख दिए थे। पहले F वाले पॉइंट पर राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, अब वो हट चुका है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने F पे ये लिखवा दिया, F पे तो राइट टू प्रॉपर्टी था। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स की बात थी, आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो टोटल 7 फ्रीडम हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, अब बचे 6 बचे। तो मैंने ABCDEF के नाम से लिख दिए थे। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओरिजिनली अगर देखोगे तो F नंबर पे राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, पर अब क्योंकि ये है नहीं तो मैंने लाइन से ABCDEF बता दिए थे आपको। लास्ट में नोट लिख भी दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी अब इसका पार्ट नहीं है, तो मैंने ABCDEF नाम से 6 लिख दिए थे वहां पर। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शंस अगर पूछे, रिस्ट्रिक्शंस का अगर सेक्शन पूछ ले कि किसमें दिया हुआ है, तो आर्टिकल 19 में ही रिस्ट्रिक्शन लिखे हुए हैं। सब सेक्शन पूछ ले किसमें, सब सेक्शन अगर पूछ ले तो 19(2) से लेकर 6 तक। हालांकि इतना स्पेसिफिक पूछेगा नहीं, अगर पूछ ले तो जो फ्रीडम लिखे हैं वो 19(1) में दिए हैं और 2 से 6 तक जो है रिस्ट्रिक्शन लिखी हैं। 19(1) में फ्रीडम मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल 9 में ये फ्रीडम दिए हैं, और स्पेसिफिक अगर याद करना हो तो 19(1) में दिए हैं। 19(1) में दिए हैं ABCDEF 6 लिखे थे हमने, और स्पेसिफिक अगर पूछ ले तो 19(1) ABCDEF 6 फ्रीडम, पहले 7 थे, एक हट गया,
6 बचे। और इन फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं वो 19 में ही 2 से लेके 6 तक लिखी हैं। आर्टिकल 19 में ही 2 से लेके 6 तक रिस्ट्रिक्शन। तो दो ही बातें हमने बताई थी। आर्टिकल 19 में फ्रीडम कौन कौन से हैं, रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं। जो फ्रीडम है वो 19(1) में दी है और रिस्ट्रिक्शन 2 से लेके 6 तक में लिखे हैं। फ्रीडम जो लिखी है वो 19(1) में लिखी है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहां लिखी है। दो पार्ट हो गए। तो आर्टिकल 19 जो कल हमने पढ़ा था उसमें फ्रीडम 19(1) में दिया है, रिस्ट्रिक्शन 2 से लेके 6 तक में दिए है। तो ये बात खत्म हो गई। अगर सेक्शन पूछ ले तो, हालांकि इतने से बात खत्म हो जाती है। अब आते हैं आर्टिकल 21, डिटेल में जरा चर्चा करें। आर्टिकल 21 यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 20 के बाद अब 21 की बात कर रहे हैं। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जीने का अधिकार और आपकी पर्सनल जो फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, उसका अधिकार। इसका मीनिंग ये है, नो पर्सन shall be deprived from his right to life and personal liberty except procedure established by law। अब इस पूरी लाइन का मतलब निकला। अब आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 सर आपने कह दिया जीने का अधिकार। सुनने में बड़ा सिंपल सी बात लग रही है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि पर्सनल लिबर्टी भी होनी चाहिए और जीने का अधिकार भी होना चाहिए। तो जिस पर्सन को जेल में डाल दिया गया है ये तो उसकी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो गया। फिर आप कह सकते हो किसी पर्सन को जेल में डाल दिया, किसी को फांसी की सजा हो गई, कैपिटल पनिशमेंट हो गई, तो आप कह देंगे सर ये तो मतलब उम्र कैद या फांसी या नॉर्मल जेल में डाल दिया, तो आप कह देंगे सर ये तो पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है। या किसी को फांसी की सजा दे दी तो आप कह देंगे तो राइट टू लाइफ का वायलेशन है। ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। किसी पर्सन को वंचित नहीं रखा जा सकता उसके जीने के अधिकार से और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार से कानूनी कार्रवाई को छोड़कर। कानून के हिसाब से अगर उसको पनिशमेंट दी है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि ये जेल जाएगा या फांसी होगी, वो चीज को छोड़कर, नहीं तो कंट्राडिक्टरी हो जाती बात। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए, सबको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलना चाहिए। कोई भी नागरिक है या फॉरेनर भी हो, कोई हो, जीने का अधिकार तो हर किसी का एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो किसी पर्सन को इस राइट से डिप्रीव, वंचित नहीं रख सकते। पर अगर कानूनी प्रक्रिया कोई चल रही है, कानून ने अगर उसको कोई फांसी की सजा दे दी या उम्र कैद दे दिया या जेल में डाल दिया, कानूनी प्रक्रिया से अगर वो डाला गया है, तब इस राइट का वायलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये लिखा है पूरा। ये पूरे पॉइंट का मतलब ये है। अब कोई पर्सन क्रिमिनल है और वो सोसाइटी में घूम रहा है, आप उसको जेल में नहीं डाल रहे, तो उसका फ्रीडम और लोगों के लिए खतरा है। ऐसे जो बैड एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट, उनको तो जेल में ही होना चाहिए।
कोई टेररिस्ट है, अब ये थोड़ी कहेगा मेरी पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है। तो लॉ के हिसाब से जिनको जो पनिशमेंट मिल रही है, तब आप नहीं कहोगे राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि लॉ वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी को भी डिप्रीव, वंचित नहीं रख सकते राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कानूनी प्रक्रिया अगर चल रही है तब तो जेल में भी डाला जाएगा, फांसी की सजा लिखी है तो फांसी की सजा भी होगी। तब आप ये बात नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो जेल में नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वो डाला जा रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 21 पहले अगर देखें शुरू में, मतलब मैं आपसे कहूं कि 1978 के पहले, 1978 के पहले इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये नैरो इंटरप्रिटेशन था। आज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आए दिन न्यूज़पेपर में आपको ये आर्टिकल सुनाई देगा, आए दिन आपको न्यूज़पेपर में सुनाई देगा। अभी 2-3 दिन पहले ही सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लीगलाइज नहीं है, सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर सुना होगा। तो अभी मैं बताता हूँ आर्टिकल 21 से कैसे कनेक्ट होगा। तो आर्टिकल 21 हमेशा न्यूज में आए दिन आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो 1978 के पहले इसका नैरो एक इंटरप्रिटेशन था, बहुत खुल के इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ था। एक केस हुआ मेनका गांधी केस, कुछ कुछ केसेस जो इंपॉर्टेंट है बस उनकी चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने। स्टेट पीसीएस वगैरह में कभी पूछ लेता है, आजकल तो सीजेल वीजेल में भी क्वेश्चन थोड़े से इस तरह के पूछ लेता है। तो एक केस मैं आपको बताता हूं, मेनका गांधी केस। एक यहां केस लिखिए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन केस 1978। तो जर्नलिस्ट थी, अभी तो बीजेपी एमपी हैं, जर्नलिस्ट थी, उनको बाहर कहीं जाना था, उनको अलाउ नहीं किया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया था, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं किया गया था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन का केस था 1978 का। इन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। जर्नलिस्ट थी, पासपोर्ट जब्त हो गया, उनको बाहर कहीं जाना था, तो ये कोर्ट में डाल दिया उन्होंने इशू कि ये मेरा राइट टू लिबर्टी जो है पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, ये पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको और डिफाइन करना शुरू किया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को और डिफाइन करना शुरू किया। इस केस से पहले इसका एक नैरो दायरा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा कोई इंटरप्रिटेशन इसको लेकर शुरू में नहीं किए थे, इसको लेकर बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन नहीं किए थे। इस केस के बाद उन्होंने फिर बैक टू बैक कई चीजें डिफाइन करना शुरू की आर्टिकल 21 को लेकर। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आज आप इसका बड़ा सिग्निफिकेंस, बड़ा इंपॉर्टेंस देखते हैं। बहुत ब्रॉड आर्टिकल है, कई चीजों को कवर करता है, पर इसकी शुरुआत मेनका गांधी केस वर्सेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन केस 1978, यहां से इस केस के बाद से आर्टिकल 21 का ब्रॉड मीनिंग हो जाता है। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, इस आर्टिकल के, इस केस के बाद से इसका थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग हो जाता है आर्टिकल 21 का। इनको तो बाहर जाने नहीं दिया गया था, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस डाल दिया था कि मेरी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट जब किसी केस पे फैसला देता है तो केवल वो केस नहीं, वो आर्टिकल वगैरह की जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की, वो ओवरऑल ही इसको रीडिफाइन कर दिया, उसको और इंटरप्रेट कर दिया और एक्सप्लेनेटरी कर दिया। तो सिर्फ एक मामले में थोड़ी, वो तो और भी चीजों के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 यहां से थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग हो गया, और भी कई चीजें निकल के आई। और क्या चीजें निकल के आई, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको आपकी प्राइवेसी, अब मैं जरा आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन के कारण आप जी नहीं पा रहे हैं, आप लाइफ गिव अप तो नहीं करना चाह रहे, आप कोई सुसाइड तो नहीं करना चाह रहे, पर एनवायरनमेंट आपके आसपास इतना गंदा है, इतना खराब हो चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 700-800 पहुंच चुका है, और लोगों को एस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स कोलैप्स कर जा रहे हैं, लोगों की डेथ हो जा रही है। क्या ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है? इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं मैं, किस किस तरह के मामले देखो ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, क्या ये भी इसके अंदर इंटरप्रेट किया जाए, इन्फ्रेंस निकाला जाए? तो हर चीज एज इट इज लाइन में लिखी हुई है ऐसा नहीं है, कई चीजें सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, कई चीजें इससे इन्फ्रेंस निकालता है
कि राइट टू लाइफ में ये भी आएगा, ये भी इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि राइट टू लाइफ केवल लिख देने से इतना ही मतलब नहीं है जीने का अधिकार, किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो सब भी इस दायरे में आ जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होगा तो राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन डिग्निटी के साथ नहीं जी पा रहा है तो ये भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। राइट, अगर डिग्निटी के साथ नहीं जी पा रहा, ये भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। कोई पर्सन जिसको प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही, एजुकेशन, अब आप कहोगे सर एजुकेशन राइट टू लाइफ से कैसे कनेक्ट हो रही है, एक बताओ। कोई पर्सन जिसको प्राइमरी एजुकेशन भी ना मिला हो और वो 30 ईयर एज का हो गया हो, ना उसको लिखना आ रहा है, ना पढ़ना आ रहा है, ना वो समझ पा रहा है, लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, रोड पर जा रहा है साइन बोर्ड तक नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या वो लाइफ सही तरीके से जी पाएगा? क्या उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बेसिक चीजें जो उसकी डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी थी, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन कुछ तो होना चाहिए था उसके पास, क्योंकि अगर वो प्राइमरी एजुकेशन भी उसको नहीं है तो वो राइट टू लाइफ का वायलेशन है, क्योंकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पाएगा। बेसिक जो एजुकेशन उसको चाहिए अपने जीवन के लिए जरूरी पड़ेगी, वो भी उसको नहीं मिल पा रही है, ये भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है, ये भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। तो लाइफ एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इतना बड़ा जीवन जिसमें कई सारे प्लस माइनस होंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, तो लाइफ के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो तो आपको मिलने चाहिए, एक भी चीज नहीं मिल रही तो राइट टू लाइफ का वायलेशन है। एग्जाम्पल के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ आप नहीं जी पा रहे, एजुकेशन आपको नहीं है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है, और एग्जाम्पल पोर्टेबल वाटर, पीने का स्वच्छ पानी अगर आपको नहीं मिल रहा तो जॉन्डिस हो रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, साफ सुथरा पानी तक पीने का नहीं मिल रहा, ठीक, तो ये भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। मतलब ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। और मैं एग्जाम्पल जोड़ता हूं इससे, तो राइट टू एजुकेशन आपने सुना होगा, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में उसको जोड़ना पड़ गया था, 21A आर्टिकल बनाकर। पहले मैं और एग्जाम्पल दे दूं फिर दिखाता हूं। एक केस हुआ कुछ टाइम पहले, जस्टिस पुट्टास्वामी केस। जस्टिस पुट्टास्वामी केस में क्या था, कुछ टाइम पहले आप सुन रहे थे हर चीज को आधार से लिंक कर दें, आधार को मोबाइल से कनेक्ट कर दो, आधार को बैंक से जोड़ दो, पैन को आधार से लिंक कर दो। तो एक केस सुप्रीम कोर्ट में, कई सारे पिटिशन वैसे तो पड़े, एक जो पॉपुलर केस पुट्टास्वामी केस, जस्टिस पुट्टास्वामी केस, तो उसमें यह था कि हर चीज को आधार से लिंक कर दिया जा रहा है, अगर हमारा आधार नंबर लीक हो जाए तो क्या उससे कनेक्टेड जो चीजें हैं क्या वो भी लीक हो जाएगी, वो भी हैक हो जाएगा। आधार से आपने बैंक को जोड़ दिया, अगर हमारा कोई आधार नंबर जान जाए क्या वो बैंक अकाउंट भी हैक कर सकता है, क्या उससे कनेक्टेड बाकी इंफॉर्मेशन भी वो निकाल सकता है। तो एक पॉइंट आता है प्राइवेसी, और ये आज से नहीं चल रहा, आधार तो अब जल्दी की बात है, ये बहुत पहले से चल रहा है। प्राइवेसी का वायलेशन अगर होता है तो कहां माना जाएगा, राइट टू प्राइवेसी इसको बोलते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी काफी समय से ये मामला चल रहा था, 2017 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी को हम मानते हैं, सुनो बस एक लाइन अभी लिखाएंगे, राइट टू प्राइवेसी is an intrinsic part of entire part 3 of the constitution as well as article 21। राइट टू प्राइवेसी को हम पूरे पार्ट 3 का इंट्रिंसिक पार्ट मानते हैं, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट, और उसमें भी स्पेशली आर्टिकल 21 का हिस्सा मानते हैं। इस तरह से इंटरप्रेट किया। तो राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी लिखा तो नहीं है, मेंशन तो नहीं किया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि हम राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट ही मानते हैं, वो भी पूरे फंडामेंटल राइट का हिस्सा तो है ही, आर्टिकल 21 का भी स्पेशली पार्ट है। कल को गवर्नमेंट पार्लियामेंट इस पे बिल पास कर देगी और लिख देगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो रिटर्न भी हो जाएगा। जैसे एजुकेशन को लेकर 21A मेंशन किया गया, तो राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया अपना, वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 उन्होंने बोल दिया, पर अभी लिखा नहीं है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे रखा है कि हम इसको फंडामेंटल राइट में ही इंटरप्रेट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आपको सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, नागरिक के तौर पर आपको जानकारी चाहें तो आपको पता लगना चाहिए। तो आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो पास हुआ था, आरटीआई एक्ट, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 में ही डिफाइंड है,
ये भी आर्टिकल 21 में ही डिफाइंड है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यही से इन्फ्रेंस लिया गया है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट टू हेल्थ, कोई पर्सन उसकी हेल्थ खराब है, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रहा, तो भी राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। नीतीश, जब मैं ब्रॉडर कंटेक्स्ट में इसको डिफाइन कर रहा हूं, जब मैं किसी चीज को पूरा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, तो उससे आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। एक एक वर्ड को लिख कर रट्टाफिकेशन नहीं कर पाओगे। एम लक्ष्मीकांत वगैरह में देखोगे लाइन टू लाइन लिखी है, पर उसको रट नहीं पाओगे। जब आप इसेंस समझ जाओगे आर्टिकल 21 का और एग्जाम में क्वेश्चन आए, तब आप लॉजिक लगा पाएंगे, तो बन जाएगा। रट्टाफिकेशन के द्वारा सारा एज इट इज याद नहीं रख सकते। तो मैंने कहा कि किसी की हेल्थ खराब है, हेल्थ डिग्रेड हो रही है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाए, फ्री ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए, क्या हॉस्पिटल उसको भगा सकता है? क्या हॉस्पिटल भगा सकता है कि नहीं नहीं तुम्हारा इलाज करने से मना कर देगा? क्या? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, जीने के अधिकार में ही राइट टू हेल्थ भी आएगा। राइट टू हेल्थ भी उसी का पार्ट है। मैं आर्टिकल समझाना चाह रहा हूं ताकि इसमें कोई बना के भी स्टेटमेंट आ जाए तो आप कर सकते हो। राइट टू हेल्थ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अभी इन्वायरमेंट वाले का मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको। साफ पानी मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। उसके अलावा राइट टू हेल्थ भी इसी में आ जाएगा। डिग्निटी के साथ लाइफ कोई जी पाए, एजुकेशन की बात है, वो भी इसी में आ जाएगा। मैं और एग्जाम्पल देता हूं, कोई पर्सन अपनी चॉइस से मैरिज कर पाए, क्या ये आर्टिकल 21 में होगा? कोई पर्सन अपनी चॉइस से मैरिज कर पाए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ये। राइट टू मैरिज एज पर योर चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से अब मैरिज कर पाए, क्या ये भी राइट टू लाइफ में डिफाइंड होगा आर्टिकल 21 में? आंसर करें आप लोग जरा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, समझाने पे ध्यान दो। जब मैं वहां से क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुख्य बात यह है। तो राइट टू मैरिज एज पर योर ओन चॉइस, आप अपनी इच्छा के हिसाब से शादी कर पाए। राइट टू मैरिज ऑफ योर ओन चॉइस, राइट टू मैरिज ऑफ योर ओन चॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आसपास, अब देखो फंडामेंटल राइट में ये लिखा नहीं है, फंडामेंटल राइट में ये लिखा नहीं है, पर कई मामले सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं और डिसीजन देते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर केस में उन्होंने क्लियर कर दिया, राइट टू मैरिज ऑफ योर ओन चॉइस, राइट टू मैरिज ऑफ योर ओन चॉइस ये आपका फंडामेंटल राइट में डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आर्टिकल 21 में ही इंटरप्रेट किया है। पर अभी लॉ बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिख दिया गया हो, ऐसा नहीं है। ओरिजिनली जब आर्टिकल 21 लिखा था तो भी ये लिखा नहीं था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हम इसको आर्टिकल 21 का पार्ट मानते हैं। अब रुकना जरा एक मिनट, आपने बिल्कुल सही समझा कि राइट टू मैरिज ऑफ योर ओन चॉइस आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। अपने डिसीजन में उन्होंने ये बोला। समय समय पर जब और केसेस आते हैं, कई बार कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन बदलता भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक डिसीजन दे दिया तो कल को वो चेंज नहीं कर सकता। तो राइट टू मैरिज, आप अपनी मर्जी की, अपनी इच्छा से शादी करना, ये आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अब एक जवाब दीजिए, सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज ये आर्टिकल 21 में होना चाहिए क्या? अब इसमें फिर आप क्यों नहीं कहते? अब दोनों को आमने सामने पढ़ो जरा। जैसे LGBTQ वाला जो केस है, LGBTQ, ये काफी समय से मामला चल रहा है। यूरोप वगैरह में तो कई सारे अधिकार हैं, इंडिया में भी चल रहा था मसला। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इसका फुल फॉर्म ये होता है, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यू का मतलब क्यूर एक वर्ड होता है, मीनिंग क्यूर वाले का चेक कर लेना, एक अलग कैटेगरी है ये। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर, ये कैटेगरी है 5। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस डिसीजन पर जो 3-4 डेज जो पहले फैसला आया सेम सेक्स मैरिज का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस नहीं दिया। तो इन जनरल जो मैरिज आप समझते हो
ऊपर कास्ट वाला नीचे कास्ट वाले मैरिज, नीचे कास्ट वाला ऊपर कास्ट में मैरिज, इन जनरल जो मैरिज की कंसेप्ट है उसके लिए आर्टिकल 21 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में इंटरप्रेट किया था, राइट टू मैरिज ऑफ योर ओन चॉइस, आपकी मर्जी की शादी, इन जनरल में बात कर रहा हूं, पर स्पेशली लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर, ये ग्रुप के लिए सेम सेक्स मैरिज का जो केस चल रहा था, मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन देकर इसको लीगलाइज नहीं किया, लीगल स्टेटस नहीं दिया, नॉट लीगलाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट सेड, इसके लिए कहा नॉट लीगलाइज्ड, ये वाले को लीगल स्टेटस नहीं है। तो फिर एक ग्रुप ने कहना शुरू कर दिया कि आपने एक डिसीजन में तो आर्टिकल 21 में ये कहा था, आपने कहा था राइट टू मैरिज ऑफ योर ओन चॉइस आर्टिकल 21 में, अब आप कह रहे हो लीगल स्टेटस नहीं है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया आप ही के डिसीजन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल तो था नहीं, और पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। ये तो हमारे एक डिसीजन, एक केस में हमारा डिसीजन था कि वो जो बेंच ने फैसला दिया था उनका इंटरप्रिटेशन था कि आर्टिकल 21 का पार्ट है, और अब हम डिसीजन दे रहे हैं, इस केस में लीगल स्टेटस हम नहीं दे रहे, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर इसके बारे में कुछ ऐड कर दे, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर कुछ ऐड कर दे, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं, पर हम इसको लीगल स्टेटस नहीं दे रहे हैं। इस केस में इन्होंने अलग जजमेंट दिया। तो पहले भी हुआ है, जैसा फंडामेंटल राइट को लेकर पहले शुरू में सुप्रीम कोर्ट कहती थी फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, फिर एक केस में कहा अमेंड नहीं हो सकता, फिर कहा अमेंड हो सकता है, कई बार चेंज किया फैसला, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस पर लोग बड़ा गोल गोल घूम रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज वाले पे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात। पहले एक फैसले में ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं था, मैंने कहा आर्टिकल 21 से इन्फ्रेंस निकाले जाते हैं, कई सारे संदर्भ निकलते हैं। तो आर्टिकल 21 एक केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कह दिया कि आर्टिकल 21 में माना जाएगा। अब सेम सेक्स मैरिज की जब बात आई तो एक ग्रुप जो लॉयर्स है उन्होंने कह दिया कि इसमें आपने लीगल स्टेटस नहीं दिया है, आप तो मना कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम लीगल स्टेटस नहीं दे रहे, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिटर्न कर दे, लिख दे, तो हमारे मानने नहीं माने हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये पार्लियामेंट का काम है, वो लिखे, सरकार बिल लाए, पार्लियामेंट लॉ बनाकर इसको ऐड कर दे। पर हमारी तरफ से इस पे जवाब सेम सेक्स मैरिज वाले पे नॉट लीगलाइज। पॉइंट समझ आ रहा है दोनों? तो अलग अलग फैसलों में सुप्रीम कोर्ट कई बार डिसीजन अलग अलग भी दे देता है, कई बार कंट्राडिक्टरी भी होते हैं जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो स्टैंड दिया वो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट लॉ बनाकर ऐड करते, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। पॉइंट समझ आ गया? यही तो न्यूज में चल रहा था, यही सुन रहे होगा, जो भी अखबार पढ़ रहा होगा यही चर्चा चल रही है। तो मैंने शॉर्ट में आपको क्लियर बता दिया, शॉर्ट में क्या पूरा ही बता दिया कि दोनों एंगल हैं, एक केस में वो कहा, एक केस में ये कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला इशू कोई नहीं है, पार्लियामेंट चाहे लॉ बनाकर ऐड कर दे, तो उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसी को लंबे चौड़े तरीके से अखबार में पूरा भर रखा होगा, या यूट्यूब पे देख रहा होगा, इसी पे 1 घंटे वीडियो चल रहा होगा। पॉइंट समझ आ गया? ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि ये जो फैसला आया था किस आर्टिकल में माना था सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 21 में माना था इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 21, अब इसमें और भी पॉइंट देखें। तो मैंने कहा कि आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी पर्सन को डिप्रीव, वंचित नहीं रख सकते उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। अगर कानून ने कोई इसको पनिशमेंट दी है तब दी जा सकती है, तब ये बात नहीं आएगी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दें उसको। मेनका गांधी केस में इसको और ब्रॉड मीनिंग और ब्रॉडली डिफाइन कर दिया गया। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को और ब्रॉड कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किस किस तरीके से हम इसको आर्टिकल 21 को समझ सकते हैं। तो राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, पोर्टेबल वाटर, ये सब इसी के इंटरप्रिटेशन में आता है। तो जैसे ये है मोस्ट इन्फर्ड राइट, मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा इसके मीनिंग निकल रहे हैं। मोस्ट इन्फर्ड राइट, एग्जाम्पल लाइक क्या क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं? राइट टू लिव इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट, ये भी इससे इन्फ्लुएंस निकलता है। राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू पोर्टेबल वाटर, स्वच्छ पानी आपको मिले,
राइट टू हेल्थ, ये भी आपको मिलना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी मैंने भी एग्जांपल दिया, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, और बहुत सारे इन्फ्रेंस निकल सकते हैं, और भी कई सारे। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, लक्ष्मीकांत में चेक करोगे पूरी लिस्ट दे रखी है। तो जितना मैंने समझाया उससे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है, और इसमें क्या क्या आ सकते हैं उसमें आप चेक करेंगे। और भी कई सारे नाम लिख रखे हैं, मैंने आपको मेन सारे बता दिए। तो आर्टिकल 21 से इन्फ्रेंस निकलता है राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू पोर्टेबल वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये सारे कंटेक्स्ट इससे निकल रहे हैं। चाहे तो इसको ऐड कर लीजिए, पहले इसको ऐड कर लो फिर हम आगे लिखें। ऐड कर लो इसको। एक मैं राइट टू इंफॉर्मेशन भी आपको कह रहा था। इतने नोट करो। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोई पर्सन अपना लिवलीहुड नहीं कमा पा रहा, उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, अब उसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो अपना बेसिक नीड जो है जीने के लिए, खाना पीना, वो भी नहीं अर्न कर पा रहा। क्या हम राइट टू लिवलीहुड को भी इसमें मान सकते हैं? मैं आपको सोचने का एक वो तरीका बता रहा हूं, किस तरह से आप सोचोगे। जितना मैंने समझाया राइट टू लाइफ को, कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या अगर किसी को लिवलीहुड भी अपना कोई अर्न नहीं कर पा रहा, तो क्या वो भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है? लिवलीहुड भी अर्न नहीं कर पाएगा तो क्राइम करेगा या सुसाइड कर लेगा, जी ही नहीं पा रहा है वो। ठीक है। किसी पर्सन को अगर शेल्टर नहीं मिल रहा है, सर पे छत नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात, उसकी हालत खराब है, हेल्थ खराब हो रही है, तो राइट टू शेल्टर, कोई बसेरा उसको मिले, कहीं वो रह सके। देखो नाइट शेल्टर वगैरह बनाए भी जाते हैं, रैन बसेरा बनाए जाते हैं। क्या राइट टू शेल्टर भी होना चाहिए? तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, हर चीज रटने के चक्कर में मत पड़ो, लॉजिकली समझोगे आराम से आंसर कर लोगे। ठीक है। तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसके अलावा आप लिखना चाहो राइट टू इंफॉर्मेशन, मैंने बताया था अभी, सूचना का अधिकार आपको मिले। राइट टू इंफॉर्मेशन भी इससे इंटरप्रिटेशन निकलता है। राइट टू लिवलीहुड आप लिख सकते हैं, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू शेल्टर। पर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जितने भी ये लिख रहा हूं, क्या सारे के सारे रिटर्न है आर्टिकल 21 में? क्या ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना बनाकर लिख दिए गए हैं सब? जितने भी मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, इन्फ्रेंस निकाल रहा हूं आर्टिकल 21 के, क्या ये पार्लियामेंट ने लॉ बना बना के सब ऐड कर दिए हैं? आप आर्टिकल 21 में लिस्ट पढ़ोगे तो ये लिस्ट आपको लिखी मिलेगी क्या? नहीं, ये इंटरप्रिटेशन करती है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है कि आर्टिकल 21 का जो नेचर है उसमें ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है किसी ना किसी चीज से। ये सारी चीजें डिग्निटी के साथ लाइफ जीने के लिए जरूरी हैं, तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में अगर ये चीजें नहीं होंगी तो उनका वायलेशन है। कोई चीज लाइफ से रिलेटेड है, कोई चीज जो इंटरप्रेट करेंगे वो पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये अधिकार मिलने चाहिए। इन्फ्रेंस निकाला गया, क्या किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर क्या मेंशन भी कर दिया है? यस। प्राइमरी एजुकेशन वाले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था,
उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर इसको ऐड भी कर दिया आर्टिकल 21 कैपिटल ए में। सब तो नहीं ऐड किए हैं, कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइमरी एजुकेशन लॉ बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया है। ये हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए कोई जरूरी नहीं है। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन वाले के ऊपर लॉ बनाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया है आर्टिकल 21 कैपिटल ए में। तो क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट और नो? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं? यस, 21 कैपिटल ए में लिख दिया गया है। क्या कोई भी लॉ बनाया जाएगा सब लिखे जाएंगे? सब जरूरत नहीं, 21 ए लिखा गया है अलग से, उसमें पार्ट 21 ए मेंशनड है। तो ये पहले हो गई लिस्ट पूरी। अब आप ठीक से समझ पा रहे होंगे इसको। तो एजुकेशन को लेकर क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस यूपीएससी सब में आता है। थोड़ा सा मैं आपको एक अंदाजा बताऊं, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्यों शिक्षा के ऊपर कई सारे कानून भी बनाने पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करना पड़ा आर्टिकल 21 ए में। थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करें, थोड़ी सी चर्चा इस पे करें। देखो, लिटरेट पर्सन का क्या मतलब होता है? सेंसस में, जैसे सेंसस 2011 हुआ था, जनगणना जो होती है हर 10 ईयर में होती है। हमारे यहाँ लिटरेट पर्सन का क्या मतलब होता है, जरा बताना। लिटरेट पर्सन का क्या मतलब है? 7 ईयर और उससे ऊपर का कोई पर्सन जो अपनी किसी लैंग्वेज में, किसी इंडियन लैंग्वेज में रीड कर सके, राइट कर सके विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, उसे हम लिटरेट कह देंगे। जो आप कहते हैं कि इंडिया की लिटरेसी 2011 सेंसस ने बताई थी 74.04%, कि 74% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ लिटरेट हैं। ये नेशनल एवरेज निकल के आया था। मेल लिटरेसी 82% के ऊपर और फीमेल लिटरेसी 65% के ऊपर। तो जिसको आप लिटरेट कहते हो, उस लिटरेसी का हमारे लिए मतलब क्या है? हमारे यहाँ गवर्नमेंट लिटरेट किसको मानती है? देखो लिटरेसी का क्या मतलब है। हमारे यहाँ लिटरेसी का मतलब है ए पर्सन एज्ड 7 years and above who can read and write in any of the Indian language with proper understanding can be considered as literate. लिटरेट के डेफिनेशन हमारे क्या है? ए पर्सन एज्ड 7 year and above who can read and write in any of the language, Indian language, with proper understanding of the language can be considered as a literate person. तो इंडिया में 7 या उससे ऊपर का, 7 या उससे ऊपर एज का कोई बच्चा लिख सके या पढ़ सके किसी भी अपनी भाषा में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, भाषा को समझकर लिख सके, पढ़ सके, तो उसको हम लिटरेट मानते हैं। इस लिटरेसी से होना क्या है, आप ये सोचो। जो सेंसस में डाटा निकलता है लिटरेसी का, वो इसको बेसिस मान के निकलता है। तो रियल लाइफ में पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इससे क्या काम चलेगा? पर कम से कम वो साइन बोर्ड पढ़ना, कैलकुलेशन करना, पैसा गिनना, हिसाब किताब लगाना, जो डे टू डे लाइफ में चीजें हैं, कम से कम उसकी समझ डेवलप कर लेगा। कम से कम जो डे टू डे लाइफ में चीजें हैं उनको वो कम से कम उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। तो मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, ये लिख लो, लिटरेसी की डेफिनेशन क्या होती है, लिख लो। भले एग्जाम में ना पूछे, पर आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अर्बन शब्द का क्या मतलब होता है, रूरल का क्या मतलब होता है, सब मैं बताऊंगा। लिटरेट का क्या मतलब है ये नोट कर लीजिए। कभी कोई पूछ बैठे कि जनगणना जो की जाती है उसमें लिटरेट किसको मानते हैं? इसको मानते हैं। तो पहले मैं आर्टिकल 21 में ही एजुकेशन वाले चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी का एक पॉइंट बताया था, फिर वो लिखेंगे।
लिख लिया, आगे बढ़े। नोट्स में सारी चीजें नहीं लिखी हैं, मैं पहले आपको बोल रहा हूं, कंटेंट ज्यादा ऐड कर रहा हूं और चीजें पढ़ा रहा हूं मैं इसमें। एक बार जब पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो, कोई पेपर देना हो, स्टेट पीसीएस आर ओ कुछ भी देना हो, सब में काम आ जाएगा। आगे बढ़े, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अब देखो एजुकेशन कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल 21A जोड़ना पड़ा। कुछ केसेस हुए, एक मैं नोट आपको बताता हूं, यहां नोट लिख लो। एक केस हुआ मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में वही एजुकेशन के ऊपर बात आई कि भाई एजुकेशन अगर नहीं मिलेगी तो कोई पर्सन डिग्निटी के साथ, या उसकी जो डे टू डे लाइफ में बेसिक चीजें हैं वो भी उसको नहीं मिल पाएंगी। कम से कम एक बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। तो एजुकेशन भी आर्टिकल 21 का हिस्सा होना चाहिए। लाइफ से जुड़ी हुई बात है, सीधे सीधे लाइफ से जुड़ी हुई बात है। बिना एजुकेशन के लाइफ जो सही पर्पस है कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है, कि डिग्निटी नहीं मिल पा रही है, या डे टू डे लाइफ में उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो लिख ही नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, सिग्नेचर भी नहीं कर पा रहा, तो उसको लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया, ये तो मान लिया कि ये राइट टू लाइफ से ही जुड़ा मसला है और राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। बस यहां पर ये चीज तो इन्होंने कह दी, इसको और एक्सप्लेन किया गया इसके बाद। ये वाला केस है 1992, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये केस है 1992 में ये केस, इसमें डिसीजन दिया कि राइट टू एजुकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, सीधे लाइफ से जुड़ता है। इसके बाद एक केस हुआ 1993, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक ये केस हुआ। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस बात को, और आगे बढ़ाते हुए कह दिया राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, भले हम इन जनरल राइट टू एजुकेशन नहीं, पर प्राइमरी एजुकेशन तो मैंडेटरी होना ही चाहिए, ये तो सबको मिले ही मिले, ये सबका अधिकार है। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन तो गारंटी होना ही चाहिए, ये सब तक पहुंचे। तो 93 में उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, क्लियर कर दिया, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन कम से कम, ये तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से जुड़ा मसला है ही, आर्टिकल 21 में इसको तो माना ही जाएगा, इसको तो जोड़ा ही जाना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो पहले केस में उन्होंने कह तो दिया राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, 93 में उन्नी कृष्णन केस में उन्होंने और भी क्लियर कर दिया कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन शुड बी अ, मस्ट बी अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल राइट, यहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को। ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो पहले वाले में जब मोहिनी जैन वाला केस हुआ 92 में, तो उन्होंने कह दिया कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। अगले वाले में उन्होंने क्लियर कर दिया कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी अ फंडामेंटल राइट, मस्ट बी अ फंडामेंटल राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए, और पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बना दे, अब इसको फिर इंप्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने राइट टू प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना है, और उसमें भी आर्टिकल 21 में हम कंसीडर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाए और इसके सारे प्रोविजन वगैरह जो हैं वो क्लियर करे, और कैसे इंप्लीमेंट होना है गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कराए। ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट ने पास किया और आर्टिकल 21 ऐड हुआ। पार्लियामेंट एडेड
आर्टिकल 21 कैपिटल ए बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एज इट इज, नंबर पूछता है ये। तो पार्लियामेंट एडेड आर्टिकल 21 कैपिटल ए। अब देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 ए 2 आर्टिकल्स हैं। अगर ये 21 सब सेक्शन स्मॉल ए या स्मॉल 1 लिखा होता तब 21 के अंदर ही काउंट हो जाता। तो आर्टिकल 21 में ही एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 21 कैपिटल ए के नाम से, ठीक है। तो पार्लियामेंट एडेड आर्टिकल 21 ए, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसने क्लियर कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट में माना जाएगा और राइट टू लाइफ सीधे लाइफ से रिलेट होता है एजुकेशन। तो पार्लियामेंट ने अमेंड करके आर्टिकल 21 ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में, और डिटेलिंग कर दी और क्लैरिटी कर दी कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाए, क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाए वो इन्होंने लिख दिया। क्या लिखा है इसमें? आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसमें लिखा है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन, अब प्राइमरी एजुकेशन है ना, तो बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब ये पूरी बात का मतलब निकला। तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है और लाइफ से रिलेट होता है, तो पार्लियामेंट अपना काम करे, लॉ बनाकर लिख दे। आर्टिकल 21 में उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, मेंशन कर दिया, मतलब और इसका इंपैक्ट बढ़ गया और इसका प्रभाव बढ़ गया। तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्राइमरी एजुकेशन मिले 6 to 14 ईयर एज ग्रुप में। ये एज ग्रुप भी पूछता है कि आर्टिकल 21 किस पर अप्लाई होता है? राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। पॉइंट क्लियर है? फिर आगे जाके अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप में सबको मिलनी चाहिए। अब कैसे मिलनी चाहिए, किस तरह से एजुकेशन दी जाएगी, कोई कानून बनाइए, कोई डिटेलिंग करिए। तो डिटेलिंग करके फिर ये लाए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट डिटेलिंग जो है इसमें डिटेल्स आ गई, किस तरह से दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसमें मेंशन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिख दिया, किस तरह से लागू करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट में, और डिटेल्स आ गई किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या मिलेगा, वो सब आरटीई एक्ट 2009 में डाल दिया गया। यहां तक किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो मुझे बताए। तो सुनने में क्या लग रहा था? आर्टिकल 21 एक लाइन, उसमें इतना इंटरप्रिटेशन है और हर लाइन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछता है। कोई पेपर नहीं होगा जहां ये अमेंडमेंट ना पूछा गया हो, राइट टू एजुकेशन। यहां तक सभी लोग देख लें भाई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछ लें, रिपीट करना हो तो रिपीट कर दूं मैं। कहीं कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बताइए। ठीक से समझ आया है सारी बात? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इंपॉर्टेंट बात थी, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड कर दिया, और कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कैसे दी जाएगी ये शिक्षा, इस एक्ट में सब कुछ डिटेलिंग कर दी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 रोज न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। ये न्यूज़पेपर देखोगे रोज, हफ्ते में कम से कम 4 दिन आएगा आरटीई एक्ट 2009। आगे बढ़े। नीतीश, आप पहले पढ़ चुके हो मुझे लग रहा है, तो कुछ ज्यादा मिल रहा है पॉलिटी में, कुछ कम मिल रहा है या बढ़िया चल रहा है, तो मुझे बताएं। ये अच्छी बात है कि आप पहले पॉलिटी कहीं पढ़ चुके हैं, चाहे खुद से पढ़े होगे या किसी ने पढ़ाया होगा। तो यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो कुछ ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है या बढ़िया चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं क्लास? आपके बताने से कम और बच्चों को भी पता चले भाई कमी है कि बढ़िया है, कुछ ज्यादा है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बच्चे बेटर बता पाते हैं। आगे बढ़े। ओके, अब राइट टू प्राइवेसी का जो हमें लिखना था, पॉइंट बताया था मैंने, वो नोट करो।
2017 पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी केस। अब मुझे बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जितने इंटरप्रिटेशन किए हैं, क्या सब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए हैं? जरा इसका आंसर करो। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे रहा है तो क्या पार्लियामेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो उसको अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ऐड करे उसको? क्या ये मैंडेटरी बात है? नहीं। अभी तो मैंने बोला सब चीजों पे कहां लिखा है? राइट टू एजुकेशन पे लिखा है, सब पर तो नहीं लिखा पार्लियामेंट ने, सब पर तो नहीं लिखा ना। तो पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी केस राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड बात थी, काफी समय से चल रहा था। राइट टू प्राइवेसी की बात बहुत पहले से चल रही है। आधार वाधार का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट सेड, पढ़ा के भेजा हुआ है, हर साल पढ़ा है वो क्वेश्चन है, यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है, सिविल्स में ही 2 बार आ चुका है, प्रीलिम्स में। राइट टू प्राइवेसी, देखो एज इट इज लाइन यही पूछी थी जो लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि जजमेंट ही यही था। राइट टू प्राइवेसी, केवल आर्टिकल 21 का पार्ट बोल देने से बात नहीं चलेगी, जो लाइन लिखी है एज इट इज क्वेश्चन आया था। राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट। सुप्रीम कोर्ट का बोला हर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ एंटायर पार्ट 3 of the Constitution as well as part of Article 21। इस तरह से बोला था। अब कंफ्यूजन हो जाएगी, सर जब पार्ट 3 कह ही दिया तो आर्टिकल 21 अपने आप ही आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी को हम पार्ट 3 में मानते हैं, तो पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट है जो 12 से लेके 35 तक है, तो फिर आर्टिकल 21 को स्पेसिफाई क्यों किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि पूरे फंडामेंटल राइट से रिफ्लेक्ट हो रही है ये बात, पूरे फंडामेंटल राइट से तो कनेक्टेड है ही, और आर्टिकल 21 से जोड़कर और इंफेसिस दे दिया कि राइट टू लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, पर्सनल लिबर्टी से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से इंटरप्रेट किया, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ एंटायर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आर्टिकल 21 दोनों से जोड़ दिया। ठीक, थोड़ा सा आपको इस लाइन से इसका वेटेज और फील हो रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट ने किया भी कि और वेटेज लग रहा है और इंपॉर्टेंस बढ़ गया, पूरे एंटायर पार्ट 3 से जुड़ा है, साथ ही साथ आर्टिकल 21 से भी जुड़ा है। आगे बढ़े तो यहां पे हमारा आर्टिकल 21 कंप्लीट, आर्टिकल 21 कंप्लीट। अब आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 आपके नोट्स में बहुत थोड़ा सा लिखा था, थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ 22 आपके नोट्स में जरा सा लिखा हुआ है, उतने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर देता हूं। सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है, इसलिए मुझे बैच के हिसाब से और अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। 21 तक की कथा समाप्त। अब आते हैं 22। ये लिख लिया? तो 4 लेक्चर ज्यादा लग जाए तो परेशान नहीं होना, मुझे कोई पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं घड़ी देख देख के बिल्कुल टाइम पे 20 घंटे 25 घंटे में खत्म करूंगा तो मजा नहीं आएगा। टीचर जब पढ़ा रहा है और उसको बेड़िया बांध के पढ़वाया जाए तो फिर कंटेंट कट होने लगेगा, उसमें मजा नहीं आएगा। 2-4 लेक्चर और लग जाए तो लग जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि इसी तरह लास्ट क्लास तक डिटेल में सब कुछ पढ़ाता चलूं मैं। हड़बड़ी मत करना, बस तुरंत लिखना शुरू कर देंगे, सर कब खत्म होगा, जल्दी बता दीजिए कब खत्म होगा। तो हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करने लगोगे तो फिर मजा नहीं आएगा सब्जेक्ट में। फ्री माइंड से बिल्कुल पढ़ाने दो मुझे, जब पेपर दोगे तब याद करोगे। ये जो अभी की मेहनत है उस समय याद करोगे अगर डिटेल में कराया जाए। अब देखो, एक है आर्टिकल 22, इसमें लोग बड़ी गलती करते हैं, समझने में गलती हो जाती है इसको। आर्टिकल 22 को, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कहता है ये जो अरेस्ट वगैरह कर लेते हैं, अरेस्ट वगैरह कर लेते हैं कि पुलिस आई और पकड़ के ले गई। कभी आप सुनते हो कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया,
फिर आप सुनते हैं कि कहीं दंगे भड़कने का डर था तो किसी बड़े नेता को नजरबंद कर दिया, है ना, जेल में डाल दिया। कई तरह की अरेस्ट सुनते हो आप, कई प्रकार की अरेस्ट सुनते हैं। तो इनके पर्पस क्या है, ये अरेस्ट कितने तरीके की हैं? ये आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसका क्या मतलब है? पहले इसकी हेडिंग लिख लो, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये दिया है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन शब्द का यहां पर क्या मतलब है? डिटेंशन शब्द दो तरह के होते हैं। देखो, दो तरह के डिटेंशन या अरेस्ट, किसी तरह की अरेस्ट जो की जा रही है वो भी मान लो दो तरह का। एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। ये एज पर लक्ष्मीकांत बता रहा हूं मैं आपको, एज पर लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे एज इट इज लिखा मिलेगा। तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसमें बड़ा अच्छा दिया आर्टिकल 22, लक्ष्मीकांत ने बहुत बढ़िया दिया है। नहीं पढ़ने की जरूरत, मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं आपको क्या है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, दो तरह के पनिशमेंट, दो तरह के डिटेंशन है। एक होता है प्यूनिटिव, कोई क्राइम हुआ है और पुलिस आई और पकड़ के ले गई। कोई क्राइम हुआ और पुलिस आई और पकड़ के ले गई, तो क्या पुलिस आपको जेल में कितने भी टाइम के लिए बंद कर देगी? क्या? दोनों अलग अलग समझिएगा। प्यूनिटिव का मतलब है ये पनिशमेंट आपको मिल रहा है, यहां पनिशमेंट दी जा रही है कि कोई क्राइम हुआ है और पुलिस आई और आपको पकड़ के ले गई। सबसे पहले इसमें दो तीन अधिकार हैं आपके पास। प्रोटेक्शन किस तरीके की है? ऐसी अरेस्ट में क्या प्रोटेक्शन है? टॉपिक ही हमारा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यदि ऐसा होता है तो यह आर्टिकल हमें क्या प्रोटेक्शन देता है? प्यूनिटिव वाली है कि कोई क्राइम हुआ, पुलिस आई, क्राइम हो गया है, पुलिस आई और आपको पकड़ के ले गई। यहां पर आपके पास कुछ अधिकार हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सबसे पहले आपको जानकारी दे पुलिस किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो आपको जानकारी दें, लिखित में कुछ दें। तो आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो पहले वो आपको इन्फॉर्म करें अरेस्ट किस ग्राउंड पर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, 24 आवर्स से ज्यादा वो अपनी पुलिस कस्टडी में आपको नहीं रख सकते। 24 आवर्स से ज्यादा आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। विद इन 24 आवर्स उनको मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए होगा। फिर मजिस्ट्रेट बताएंगे कि इनकी कस्टडी कितनी और बढ़ेगी। जब पुलिस कस्टडी 24 आवर्स की हो सकती है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस आप कस्टडी में रख सकती है। उतने टाइम के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना है। मजिस्ट्रेट अगर ग्राउंड देखते हैं कि आपकी कस्टडी को बढ़ाना है तो मजिस्ट्रेट कह देंगे 14 डेज की रिमांड, मान लो उन्होंने कह दिया। फिर उसके लिए वर्ड यूज होता है जुडिशियल कस्टडी, है ना। कोर्ट ने आदेश कर दिया जब कि अब इनकी कस्टडी और दी जाती है, हम सुपुर्द कर रहे हैं, हम कस्टडी बढ़ा रहे हैं, तो जब कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने कह दिया तो हो गई जुडिशियल कस्टडी। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर, फिर सुनो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, प्यूनिटिव का मतलब है कोई क्राइम हुआ है, उस बेसिस पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हुई है, पर उनको लग रहा है कि ये कल्प्रिट है, ये प्रॉब्लम है, ये बंदा, तो क्राइम हो गया और आपको अरेस्ट कर लिया, तो पहले तो आपको इन्फॉर्म करेंगे किस ग्राउंड पर अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, 24 आवर तक पुलिस कस्टडी हो सकती है, वो अपने पास रख सकते हैं। 24 आवर के अंदर उनको मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए, मजिस्ट्रेट और नियरेस्ट जो कोर्ट होगी वहां से अप्रूवल लेंगे। सबसे नजदीक में जो कोर्ट होगी वहां से वो अप्रूवल ले लेंगे। तो मजिस्ट्रेट ने अगर अप्रूवल दे दिया, कस्टडी बढ़ा दी, तब इसके लिए वर्ड यूज होगा जुडिशियल कस्टडी। मजिस्ट्रेट ने अप्रूवल दे दिया, जुडिशियल कस्टडी। अब अगर नेशनल हॉलिडे पड़ गया कि किसी पर्सन को 14th को अरेस्ट किया और 15th को नेशनल डे हॉलिडे है, तो 24 आवर्स से ऊपर आपको वो जुडिशियल पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। पुलिस के पास अधिकार 24 आवर्स का है।
24 आवर्स के ऊपर पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते, प्रोवाइडेड कोई नेशनल हॉलीडे ना पड़ जाए। कई बार आपने देखा होगा ना कि लगातार 3 डेज जो है वो हॉलीडे हो गए, तो वो 24 आवर में काउंट नहीं होगा, वो छुट्टी मानी जाएगी। वर्किंग टाइम होना चाहिए। वर्किंग मतलब है कि जैसे मान लो वर्किंग डे है अगले दिन, तो 24 आवर काउंट होगा। लगातार 3 डेज हॉलीडे पड़ गया तब नहीं। कई बार आपने सुना होगा कोई पर्सन अरेस्ट हो गया और चक्कर लगा रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब से अप्रूवल के लिए, 3 दिन अवेलेबल नहीं है, तो 3 दिन पुलिस के पास ही कस्टडी हो जाएगी। फिर तब नहीं आप कह सकते कि 24 आवर हो गए, अब मैं जा रहा हूं, चश्मा लगाया, मोबाइल उठाया और चल दिए कि अब 24 आवर हो गए, अब मैं चल रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा। 24 आवर कोर्ट काम तो कर रही हो, अगला दिन वर्किंग तो हो, अप्रूवल जब वो ले पाए। लगातार नेशनल हॉलीडे पड़ जा रहा है तब नहीं, कि 15 अगस्त पड़ गया, 26 जनवरी पड़ गई, संडे पड़ गया, तब नहीं काउंट होगा। और ट्रैवलिंग टाइम भी काउंट नहीं होगा। एफआईआर जब लिखी जाती है उस पर टाइम मेंशन होता है, इसलिए ज्यादातर जल्दी जल्दी एफआईआर करना कहां चाहती है पुलिस। एफआईआर करेंगे, उस पर टाइम मेंशन करना है, अरेस्ट करना पड़ेगा, 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एफआईआर जब हो गई फिर कोर्ट से जाके सारा मामला निपटेगा आपका। भाई पुलिस एफआईआर लिखेगी, उस पर टाइम मेंशन होगा, 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा। मजिस्ट्रेट अगर जेल भेज देंगे तो फिर बेल वेल की प्रक्रिया कोर्ट के थ्रू चलेगा सारा प्रोसेस। इसलिए एफआईआर लिखने में थोड़ा सा हिचक रहती है कि इतना प्रोसेस फॉलो करना है। कोशिश करते हैं एप्लीकेशन पर ही सेटलमेंट हो जाए दोनों पार्टी के बीच। अक्सर देखा होगा थाना कोर्ट तो हर दूसरे आदमी का हिंदुस्तान में चक्कर लगा होगा, चाहे फेक केस हो जेन्युइन केस हो। कई लोग तो फॉल्स केसेस में भी अंदर होंगे, बाद में पता लगता है ये पर्सन तो गड़बड़ था ही नहीं। ठीक, तो फिर मैंने बताया प्यूनिटिव वाले की मैं बात कर रहा हूं अभी, ये दोनों पे अप्लाई मत कर देना ये बात। कई जगह लोग क्या समझ लेते हैं कि दोनों के लिए एक रूल अप्लाई कर देते हैं, नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूं प्यूनिटिव की बात कर रहा हूं। तो पनिशमेंट, क्राइम हो गया है, पनिशमेंट दी जा रही है, आपको अरेस्ट करने पुलिस आएगी, बताएगी किस ग्राउंड पर अरेस्ट कर रही है। 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट कोर्ट जो होगी वहां मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा। यदि मजिस्ट्रेट अप्रूवल कर दे देंगे तो उसको जुडिशियल कस्टडी बोला जाएगा। 24 घंटे की जो प्रोसेस है कस्टडी वाली, उसको पुलिस कस्टडी बोलते हैं। तो पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट हो जाएगी यदि मजिस्ट्रेट अप्रूवल दे देंगे। ठीक, और फिर आपके पास अपना वकील करने का अधिकार है, खुद को डिफेंड करने का अधिकार है। आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड कराएगी कि आपको सुना जाए। कोर्ट पूरा मौका देती है कि कहीं 1% भी ऐसा ना हो कि इनोसेंट पर्सन को जेल हो जाए। कोई इनोसेंट पर्सन को जेल ना हो जाए तो कोर्ट इस बात को कहती है कि राइट टू बी हर्ड, सबको सुना जाए। यह अधिकार सबके पास है कि सबकी बात को सुना जाए। तो कितना बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, कसाब तक को लॉयर दिया गया था, कसाब तक को भी तो लॉयर दिया गया था। पूरा जुडिशरी का प्रोसेस फॉलो किया गया था कि कहीं 1% भी चांस ना रह जाए कि कहीं कोई पर्सन गिल्टी नहीं था और इनोसेंट था और हमने जेल में डाल दिया हो, पूरा मौका दिया गया। तो इसमें आपको लॉयर नहीं आप कर सकते, सरकारी लॉयर मिलेगा। पूरा राइट टू डिफेंड, आपको अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार मिल रहा है। लॉयर के थ्रू आप अपनी पूरा कार्रवाई आपकी चल रही है, फिर कोर्ट डिसीजन दे रही है क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोअर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है सुप्रीम कोर्ट चले जाइए अपील के द्वारा। फंडामेंटल राइट का मामला है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपील के द्वारा। फंडामेंटल राइट वायलेशन है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब धीरे धीरे चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। ठीक, तो ये तो हो गई बात प्यूनिटिव डिटेंशन का। क्राइम हुआ है उस केस में ये प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, दूसरा वाला सुनिए। दूसरा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी क्राइम हुआ नहीं है, अभी क्राइम हुआ नहीं है, पर जो पर्सन है उसकी एक हिस्ट्री रही है कि कई मौकों पर इसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। कि दशहरे का समय है और जो शोभा यात्रा निकलनी है वो किसी एक इलाके से निकलनी है, और कोई पर्सन जिसकी हिस्ट्री सही नहीं रही है, इस बात का अंदाजा है कि वो कुछ गड़बड़ करा सकता है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटानी है, कुछ अलगाववादी नेता हैं, कुछ प्रॉब्लम कर सकते थे।
या जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला रहे थे, कहीं वो ना कुछ गड़बड़ कर दें। जो केसेस हुए हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं। तो इस तरह के जो मामले, तो सरकार के पास अधिकार है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, कई बार आपने सुना होगा, नजरबंद कर दिए जाते हैं, जहां वो रह रहे हैं वहीं पर पुलिस लगा दी कि कहीं आए जाए नहीं, कौन मिल रहा है, परमिशन लेके मिले, कौन आ रहा है जा रहा है, नजरबंद रखना कि कोई एक्टिविटी हमारी जानकारी के बिना ना कर पा रहे हो। या जेल में भी रखा जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, नजरबंद कर रहे हैं तो उनको अपनी ही जगह पर नजरबंद कर दें कि पब्लिक ना भड़क जाए, कोई बड़े नेता है उनको जेल में डाल रहे हैं हम, तो नजरबंद उनके अपने इलाके अपने घर में कर दिया, या जरूरत पड़ी तो जेल में डाल दिया उनको। कितने समय के लिए कर सकते हैं ऐसा प्रिवेंटिव तौर पर, कि कहीं ये पर्सन से कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब आप कहोगे सर ये तो इस पर्सन की राइट टू लिबर्टी का वायलेशन है। गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी राइट टू लिबर्टी औरों के फ्रीडम के लिए खतरा है। अगर ये बाहर रहे और कहीं दंगे भड़क गए तो कई इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो इस एक व्यक्ति का फ्रीडम इतने लोगों के फ्रीडम के लिए खतरा है, तो इनको डिटेन किया जा सकता है। अब ये नहीं कहेंगे कि राइट टू लिबर्टी मुझे मिल, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है तो भाई ये भी वकील वकील करें आगे जाके। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने समय के लिए किया जा सकता है? 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए फारूक अब्दुल्ला देखो जेल में थे, 3 मंथ के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। क्या यहां भी 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए? नहीं, नहीं, मना कर रहा हूं मैं। कई बार दोनों को लोग मिक्स करके बता देते, दोनों नहीं, यहां पर मजिस्ट्रेट अप्रूवल नहीं। 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ तक इसको रखा जा सकता है जेल में। 3 मंथ से अगर कस्टडी एक्सटेंड होनी है तो हाई कोर्ट के जजेस का एक बोर्ड होता है, वो रिव्यू करते हैं कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। हाई कोर्ट का एक जजेस का बोर्ड होता है, जजेस का ग्रुप होता है, वो डिसाइड करेंगे एक्सटेंड करना है कि नहीं। 3 मंथ के लिए एक बार में होता है। क्या भी समझ आ गया? क्या अभी पॉइंट समझ आया है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले में 3 मंथ के लिए जेल में रख सकते हैं, 3 मंथ के लिए जेल में रख सकते हैं या नजरबंद कर दें। पर 3 मंथ से ज्यादा अगर एक्सटेंड करना है तो खुद से नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट नहीं करा पाएगी। हाई कोर्ट के जजेस का एक बोर्ड होगा, उनका अप्रूवल चाहिए, तब एक्सटेंड हो पाएगा। क्या दोनों में अंतर समझ आया नीतीश? दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों को एक ग्राउंड पे मत वो करना। 24 आवर मजिस्ट्रेट वाला वहां पर है, इसमें 3 मंथ तक रख सकते हैं, और उससे ऊपर एक्सटेंड करना है तो हाई कोर्ट जजेस का बोर्ड होगा, वो डिसाइड करेगा। अभी आर्टिकल 21 क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 21 में पनिशमेंट है। पनिशमेंट अगेंस्ट कमिटेड क्राइम, कोई क्राइम हो चुका है उसके लिए पनिशमेंट। पनिशमेंट अगेंस्ट कमिटेड क्राइम, पनिशमेंट अगेंस्ट कमिटेड क्राइम, कोई क्राइम हो चुका है उसके लिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो पहले ही दिन वो क्रिमिनल है ऐसा नहीं प्रूव हुआ, इसके लिए पूरी प्रोसेस है। फाइनली कोर्ट जब जजमेंट देगी तब तय हो जाएगा उसको क्रिमिनल मान लिया गया, गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, क्रिमिनल है या नहीं है, तब डिसाइड होगा। तो पनिशमेंट यहां पर क्राइम हो गया है, उसके बाद ये प्रक्रिया फॉलो हो रही है प्यूनिटिव वाली। प्रिवेंटिव वाली है बिफोर अकरेंस ऑफ क्राइम, बिफोर अकरेंस ऑफ क्राइम, क्राइम होने के पहले की स्थिति में प्रिवेंटिव तौर पर किसी को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, चाहे हाउस अरेस्ट कर दें या जेल में डाल दें, तो वो है क्राइम हो गया है उसके लिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया। यहां है क्राइम हो सकता है, संभावना है कि क्राइम हो जाएगा, ये पर्सन कहीं गड़बड़ ना कर दे, तो प्रिवेंटिव तौर पर जेल में डाल दिया या हाउस अरेस्ट किया। सेफगार्ड्स क्या क्या है? यहां पे सेफगार्ड्स क्या क्या है?
यहां पर सेफगार्ड्स हैं, ये राइट्स क्या क्या हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू डिफेंड। अगर आप लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट आपको लॉयर प्रोवाइड करेगी, पर आपको सुना जरूर जाएगा। राइट टू बी हर्ड, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको जानकारी दी जाए किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट कर रहे हैं। राइट टू डिफेंड, आप खुद को डिफेंड कर सकें। राइट टू बी हर्ड, राइट टू डिफेंड, आपको अगर आप लॉयर नहीं कर पा रहे तो आपको लॉयर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूं राइट टू बी हर्ड के तहत आपको सुना जरूर जाएगा, आपका जो पक्ष है सुना जरूर जाएगा। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट अप्रूवल नहीं देंगे तो छोड़ना पड़ेगा, या 24 आवर में अगर पुलिस अप्रूवल नहीं ले पाई तो भी रिलीज करना पड़ जाएगा। 24 आवर में अगर पुलिस अप्रूवल नहीं ले पाई तो भी छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम काउंट नहीं हो रहा तो एफआईआर की जो पर्ची कटेगी, एफआईआर जो लिखी जाएगी उसमें टाइम मेंशन होगा, तो ट्रैवलिंग टाइम काउंट नहीं होगा 24 आवर्स में। छुट्टी पड़ गई है वो काउंट नहीं होगा, छुट्टी पड़ गई है वो भी काउंट नहीं होगा। तो राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, right to be produced, right to be produced before nearest magistrate within 24 hours of arrest। और ये भी आपका अधिकार है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर right to be produced before nearest court magistrate within 24 hours of arrest। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू डिफेंड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। तो जो समझाया एज इट इज प्रॉपर लिखा हुआ है, नोट कर लो। ये प्यूनिटिव के केस में है, प्यूनिटिव के केस में आपके पास ये सब अधिकार हैं। से कह रहे हैं बुलडोजर से घर तोड़ना, गवर्नमेंट तो उसमें कोर्ट खिलाफ एक्शन लेगी। कोर्ट ने डांट लगाई तो कई बार, कोर्ट इस पर अपना स्टेटमेंट कई बार बोल तो चुकी है, कई मामलों ने कोर्ट ने रुकवाया भी है, कोर्ट में पिटीशन जाती है, कोर्ट ने जजमेंट देकर रुकवाया भी है। अब एक नोट लिख देता हूं मैं, these safeguards are not applicable to a person, these safeguards are not applicable to a person who's arrested or detained under preventive डिटेंशन। ये एज इट इज लक्ष्मीकांत की लाइन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं
सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन। कई बार लोग बताते हैं कि दोनों के लिए ये राइट्स हैं, दोनों के लिए नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ क्लियर कट, एज इट इज लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा ये, कि ये सेफ गार्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये पॉइंट ऐड कर लीजिए, स्पेशली मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने गलत बता दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ ये वाला जो मैंने पॉइंट सेफ गार्ड्स बताए हैं, ये प्यूनिटिव वाले में जहां क्राइम हो चुका है वहां पर ये एप्लीकेबल है। ये आपको लक्ष्मीकांत में लाइन मिल जाएगी पढ़ने की। तो पॉलिटी में कहीं कहीं जो है ना वो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, अलग अलग टीचर अलग अलग बात बताएंगे। फिलहाल ये जो मैंने बताया है कोट भी कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत में, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। जहां पर डायलेमा या कंफ्यूजन की स्थिति आए तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो ऑथेंटिक सोर्स आपको बता दे। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये भी वर्ड लिख लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, इसके तहत किसी को अगर अरेस्ट किया गया है उस पर अप्लाई नहीं होता। ये लिख लिया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो की जाती है उसके लिए किस तरह के कानून बने हुए हैं? कोई कानून तो होंगे। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी नियम है कि किसी को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं या 3 मंथ के लिए जेल में डाल दे रहे हैं, तो कोई लॉ के तहत ही तो कर रहे होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कर सकते। कोई लॉ होगा, किसी लॉ के अंतर्गत ही तो जेल में डाल रहे होंगे। 3 मंथ्स के लिए किसी को आप जेल में डाल रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लॉ तो बनाए होंगे, कोई प्रोसीजर तो होगा, कोई ड्यू प्रोसीजर होगा। आप ऐसे तो नहीं जेल में डाल दोगे, कोई कानून होंगे। तो ये तो जो जनरल वाले थे, प्यूनिटिव वाले, मैंने उसका प्रोसेस बताया, प्यूनिटिव वाले का मैंने प्रोसेस बताया। फिर मैंने कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? क्राइम होने के पहले जहां खतरा है कि क्राइम हो सकता है, उस पर्सन को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। पर इसके लिए भी तो लॉ बने होंगे, कानून तो होंगे। अब आ जाओ, मीसा, कॉफी पोसा, टाडा कानून, रासुका, कई सारे कानून आप जानते हैं ऑलरेडी, कई सारे कानून के नाम आप जानते हैं, वो सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही नाम हैं। ये सब कानून जो आपने सुने होंगे, देखो आर्टिकल 22, ये रहा ना, यहां से आपके नोट्स में यहां से लिखा है। जो मैंने इसके पहले, ये लाइन तो बात की है, इसके पहले मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी, वो ऐड करना है इसमें। अभी तक जो मैंने लिखवाया है वो आपका यहां पर मेंशन नहीं था, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में तो यही लाइन सीधे आती है। जो मैंने अभी लिखवाया है ऐड करना है। यहां मैं लिख दे रहा हूं कंटेंट एडिशन। अभी तक जो मैंने लिखवाया है वहां पर वो सारा यहां पर ऐड कर लेना, एक व्हाइट पेज लगा के इसको जोड़ लेना। पीछे जो मैंने समझाया है उसको यहाँ ऐड कर लीजिएगा। तो सीधे सीधे यहाँ मैं बात शुरू कर रहा हूं। तो आर्टिकल 22 मैंने यहाँ पर और पहले से शुरू किया है, इसको हटाकर सीधे जो मैंने अपडेट किया है उसको लिखो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है वो 3 मंथ्स के लिए होती है। 3 मंथ्स से ऊपर अगर जाना है तो हाई कोर्ट जजेस का बोर्ड होता है, वो परमिशन देगा तब एक्सटेंड होगी। इट टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, इट टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन बट नॉट मोर देन 3 मंथ। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी का हुआ है, 3 मंथ के ऊपर जाना है, तो हाई कोर्ट जजेस का बोर्ड, मैं यहां और स्पेसिफिक लिख दे रहा हूं, हाई कोर्ट जजेस का बोर्ड ये डिसीजन देगा तब एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज 3 मंथ के ऊपर नहीं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जहां तक बात है 3 मंथ से ऊपर नहीं हो सकती। अगर 3 मंथ के ऊपर जाना है तो हाई कोर्ट जजेस का बोर्ड परमिशन देगा तब एक्सटेंड होगा, नहीं तो नहीं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो की जाती है उसके लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं? इंदिरा गांधी जब पावर में थी, कई सारी पॉलिटिकल जो राइवलरी थी, जो लोग उनके खिलाफ थे उनको जेल वेल में डालने के लिए कानून बनाया था, मीसा कानून। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एक लॉ बनाया था इंदिरा गांधी ने, मीसा कानून। हालांकि जब बाद में जनता पार्टी सरकार आई तो इस कानून को हटा दिया गया था। तो मीसा कानून मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का कानून था ये।
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, मीसा कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये जो मैं लॉ लिख रहा हूं इसकी हेडिंग है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्या कानून रहे हैं, तो कानून बने भी हैं, खत्म भी होते रहे हैं। तो सबसे पहला यहां हेडिंग है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो किया जाता है 3 मंथ से ऊपर नहीं हो सकता। अगर 3 मंथ के ऊपर जाना है तो हाई कोर्ट जजेस का जो बोर्ड है वो अप्रूवल देगा, तब एक्सटेंड होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है। सबसे पहला कानून इंदिरा गांधी ने पास किया, मीसा, कि जो पॉलिटिकल राइवलरी है, विपक्ष जो नेता वेता है जो विरोध कर रहा है उनको जेल में डालने का एक बहाना था, जिस मर्जी को जेल में डाल दो। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा बता के इमरजेंसी जो उन्होंने लगाई थी 21 मंथ के लिए, उसके लिए भी यही ग्राउंड दिया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जो उन्होंने इमरजेंसी लगवाई। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस एक ग्राउंड है इमरजेंसी का था पहले, तो उस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा दी, जबकि इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ नहीं था, विपक्ष को जेल में डालने का तरीका। तो एक कानून पास करा दिया, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा बता के सबको जेल में भरते जाओ। हालांकि जब जनता पार्टी सरकार आई इमरजेंसी के बाद तो ये रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब ये कानून खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हुआ था। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी ने पास कराया, जो रिपील हो गया 1978 में। ये कानून खत्म हो गया जब जनता पार्टी सरकार पावर में आई। मीसा कानून बोलते थे इसको। स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज, स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज का जो मामला है उससे संबंधित एक कानून है 1974 का, कॉफी पोसा। उसका नाम है कॉफी पोसा। कॉफी पोसा की फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। स्मगलिंग वगैरह पर रोक लगाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन और स्मगलिंग एक्ट को रोकने के लिए कॉफी पोसा कानून 1974 का। ये भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है, इसके तहत भी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 का कानून है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, कई बार सुनते हो ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए का जो कानून है 1980 में पास हुआ था, ये 1980, अभी भी है, रिपील नहीं हुआ है। जो रिपील हुए हैं साथ साथ लिखे हैं मैंने, रिपील नहीं हुआ। कॉफी पोसा में भी देखो रिपील नहीं लिख रहा हूं। एनएसए 1980, एनएसए 1980 में पास हुआ है। टाडा कानून, संजय दत्त को जेल हो गई थी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, तो एक कानून था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में पास हुआ था। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज 1985 का कानून। तो सरकार के संज्ञान में आया कि इसका भी मिसयूज हो रहा है, तो 1995 में इसको भी रिपील कर दिया। टाडा कानून था टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, 1985 का कानून 1995 में रिपील कर दिया गया। ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, इसके तहत भी डिटेन कर सकते हैं। एक कानून है पोटा कानून। पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। एनडीए गवर्नमेंट ने पास किया था, वाजपेयी जी की सरकार थी जब, 2004 में ये भी रिपील हो गया। तो पोटा कानून, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, एनडीए गवर्नमेंट ने पास किया, 2004 में जो कानून खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो ये कुछ कानून मैंने आपको बताए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून मीसा, कॉफी पोसा, एनएसए, टाडा, पोटा, ये सब कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। कुछ हैं, कुछ खत्म हो गए। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है, आए दिन न्यूज में सुनते हैं यूएपीए लगा दिया गया है किसी के ऊपर। आए दिन न्यूज में नाम सुनने को मिलता है, किसी पर लगा दिया गया है यूएपीए। यूएपीए का यहां पर क्या मतलब है? क्या वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है यूएपीए? अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट बोलते हैं उसको। जर्नलिस्ट के ऊपर लगा देते हैं, कोई पत्रकार को जेल में डाल दिया, उस पर यूएपीए लगा दिया। ये तो बहुत इस समय न्यूज में आप देखोगे आए दिन चलता है, यूएपीए लग गया। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए लगाया जाता है यूएपीए। क्या वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है? मेरा क्वेश्चन ये है। अरेस्ट तो लोगों को यूएपीए के द्वारा भी कर लिया जाता है, पर क्या वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है?
एक लाइन इसमें लिख लो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, शॉर्ट में कहते हैं यूएपीए। यूएपीए न्यूज में आपको इस नाम से सुनने को मिलेगा। अब ये सब चीजें न्यूज में आती रहती हैं, जब भी देखोगे पता लग जाएगा क्या बात हो रही है। मेरा क्वेश्चन है, यूएपीए क्या एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके तहत आप देखते हो कई बार लोगों को जेल में डाल देते हैं। तो यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं, क्या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में आएगा और क्या इसको उस तरह से कंसीडर किया जाता है, क्या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पर? यदि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता तो मैं उसी लिस्ट में लिखता। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं है। एक वर्ड इसमें ये लिख लो पहले, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये वाला यूएपीए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं है। क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। यदि होता तो मैं लिखता, पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऑल्दो इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, पर कई मामलों में गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी यूज कर लिया है नहीं। इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, पर कई मामलों में जर्नलिस्ट वगैरह को जेल में डाल के कई बार इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर लिया गया है, जबकि इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, ये लॉ इसमें नहीं आता, पर तो भी इसका इस्तेमाल कई बार, इट सीम्स टू बी, ऐसा लगता है कि जैसा इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कई बार कर लिया गया है, हालांकि ये इसमें डिफाइंड नहीं है। ठीक, चलो कंप्लीट हो गया आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 तक की बात खत्म। आर्टिकल 23, 24 छोटे छोटे हैं, अभी देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं आर्टिकल 23। 22 तक क्लियर हो गया। आर्टिकल अब सीधे सीधे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो राइट लिखे हैं अब आता है, तो हमने पढ़ लिया अभी तक राइट टू इक्वलिटी तक, फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम तक। सबसे पहला पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 कंप्लीट, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 दो कंप्लीट हो गए। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 पहला पार्ट, दूसरा 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आते हैं आर्टिकल 23, 24, ये आता है इसमें 23, 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसान को खरीदना बेचना रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। कोई बच्चा, कोई महिला, कोई इंसान मजदूरी के लिए, किसी काम के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, रोकता है। किसी भी तरह का फोर्स लेबर, फोर्स लेबर ऑफ एनी टाइप, फोर्स लेबर ऑफ एनी टाइप, फोर्स लेबर ऑफ एनी टाइप। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करा सकते, फोर्स लेबर किसी भी तरह का नहीं, या अगर बॉन्डेड लेबर वर्ड यूज कर दे तो भी ध्यान रखिएगा यही आर्टिकल है। बॉन्डेड लेबर भी वर्ड अगर आ जाए तो यही आर्टिकल ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23, 24 दोनों। 23 कहता है, रोक लगाता है इंसान की ट्रैफिकिंग, मतलब इंसान को खरीदने बेचने पे रोक है। कोई मेल फीमेल बच्चा, उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है इसको, ये अलाउड नहीं है। फोर्स लेबर किसी प्रकार का नहीं कर सकते, बॉन्डेड लेबर रिस्ट्रिक्टेड। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं हो सकती, किसी तरह का फोर्स लेबर भी नहीं हो सकता, बॉन्डेड लेबर भी अलाउड किसी प्रकार का भी नहीं है।
हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। पर अगर इलेक्शन ड्यूटी है या कोविड का वैक्सीन लगाने के लिए एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगाई गई है या सेंसस का काम हो रहा है, क्या वो बॉन्डेड लेबर में आएगा, फोर्स लेबर में आएगा? तो संविधान बनाने वाले बड़ा ध्यान से चीजों को बनाए हुए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक्सेप्ट, ये बात इस पर लागू नहीं होती। सोशल प्रोग्राम्स, सामाजिक कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा हो गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें थोड़ी आप कह सकते हो कि ये फोर्स लेबर हो रहा है। इलेक्शन ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी कर रहे हो, इलेक्शन ड्यूटी में आपको रहना ही है। इलेक्शन ड्यूटी है या सेंसस, जनगणना का काम है, तो ये सब जो काम है ये फोर्स लेबर में नहीं आते। एक्सेप्ट ये चीजें गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा हो, जहां पर जरूरत हो, वो फोर्स लेबर में, बॉन्डेड लेबर में नहीं आता। तो ये मत कहिएगा अभी तुरंत किसी के दिमाग में आता कि सर आप कह रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता, समझ आ गई बात। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर नहीं हो सकता, समझ आ गया। किसी भी तरह का फोर्स लेबर नहीं हो सकता, तो इलेक्शन ड्यूटी में जबरदस्ती पापा को जाना पड़ता है। घर में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी भी हो गई है तो भी पापा कह रहे थे इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ेगा, तो क्या ये फोर्स लेबर है? फोर्स लेबर नहीं है। एक्सेप्ट मैंने बताया गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोग्राम चलाए जा रहे हो, कोई जरूरी कार्यक्रम हो, वो फोर्स लेबर में नहीं आते। हमेशा तो नहीं होते ना, कभी कभार ऐसा होता है। तो सोशल प्रोग्राम है, इलेक्शन ड्यूटी है, सेंसस है, क्योंकि ये बड़े कंटेक्स्ट पे कंट्री के वेलफेयर के लिए हैं, ये बड़े तौर पर कंट्री के वेलफेयर के लिए हैं। अब अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ये काम करेंगे ही नहीं तो वो चीज इंप्लीमेंट कैसे होगी? ठीक है, तो ये फोर्स लेबर में नहीं आते, ध्यान रखें। अब आते हैं आर्टिकल 24 स्पेसिफाई कर देता है चाइल्ड लेबर की बात। चाइल्ड लेबर की बात, 14 ईयर से नीचे का कोई बच्चा कहीं माइनिंग में या इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में या कहीं भी कोई हैजार्डस सब्सटेंस आ रहा हो, उनमें वर्क नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता पाया जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी। एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का प्लेटफॉर्म भी है, पेंसिल प्लेटफॉर्म 2017 में बनाया, कि अगर उस पोर्टल पे कंप्लेंट कर दी जाएगी तो भी गवर्नमेंट उस पर इनिशिएटिव लेगी, उस बच्चे को छुड़ाएगी या उस पर कार्रवाई करेगी जिसने इसको बच्चे को रखा होगा। पेंसिल प्लेटफॉर्म, कंप्लेंट उस पर की जा सकती है। तो आर्टिकल 23 हो गया, 24 देखते हैं। थोड़े थोड़े हैं, एक एक दो लाइन के, इनमें ज्यादा कुछ सरदर्दी नहीं। एक मेरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है? एक अलग क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। इंटरनेशनल लेबर डे, ये जीके का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ये होता है 1 मई। महाराष्ट्र डे भी इसी दिन होता है। महाराष्ट्र डे भी होता है 1 मई को, लेबर डे भी इसी दिन होता है। इंटरनेशनल कोई एजेंसी है, एक इंटरनेशनल एजेंसी भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। ये लेबर संबंधित इंटरनेशनल रूल बनाता है। ILO जो है यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है ILO। कहां हेडक्वार्टर? जिनेवा। तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशन के कई ऑर्गन हैं, उसमें ILO भी है। ILO का अपना हेडक्वार्टर कहां पर है? ILO है जिनेवा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर आपको जिनेवा ही मिलेंगे, मैक्सिमम हेडक्वार्टर वर्ल्ड में जिनेवा में ही है। जीके का क्वेश्चन हो गया, इसको ऐड कर लो। अभी इसका हेड इस समय गिलबर्ट हुंगबो। जीके का क्वेश्चन एक और नाम लिख लो, अभी जल्दी बनाए ये। ILO का डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? ILO का डायरेक्टर जनरल करंट अफेयर में पढ़ाया था, वैसे मैंने PDF में भी दिया हुआ है, करंट अफेयर में बताया था, अभी जल्दी ही बना है, गिलबर्ट हुंगबो ये नाम है इसका, गिलबर्ट हुंगबो।
आईएलओ का डायरेक्टर जनरल। आईएलओ बना कब था? ये बना था 11 अप्रैल 1919। अब एक क्वेश्चन अगर किसी ने जीके पढ़ा हो मेरे से पहले तो कह सकता है सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बन गई, यूनाइटेड नेशन तो 1945 में बनी है, तो आईएलओ इसका पार्ट कैसे हो गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है कि लेबर का वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये रूल्स वगैरह बनाता है आईएलओ, लेबर संबंधित, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करता है कि लेबर वगैरह का एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए, उसके लिए काम करता है। तो 11 अप्रैल 1919 को ये बना। जेनेवा हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा नहीं है, कैपिटल है बर्न। ये फेमस सिटी है वहां का जेनेवा, लेक जेनेवा भी है वहां। तो स्विट्जरलैंड का एक सिटी है जेनेवा, कैपिटल नहीं, कैपिटल बर्न है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कारण क्या? क्लाइमेट अच्छा है, मीटिंग होगी सब जाएंगे, यूरोप है, ठीक है। तो आईएलओ 1919 में बना है। उस समय एक एजेंसी हुआ करती थी लीग ऑफ नेशन, वही बाद में ट्रांसफॉर्म होकर वो खत्म हो गई और यूनाइटेड नेशन बनी 1945 में। तो वो जब जीके करंट अफेयर पढ़ाऊंगा पूरी कहानी समझ आएगी। 1919 में लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी, उसका पार्ट थी आईएलओ। पर टाइम के साथ लीग ऑफ नेशन 1946 में खत्म हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद, और यूनाइटेड नेशन बन गई। तो आईएलओ जाकर इसको ज्वाइन कर लिया। तो आईएलओ लीग ऑफ नेशन का पार्ट था, लीग ऑफ नेशन आगे जाके खत्म हो गई, तो आईएलओ यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन गया। ये पहले से है संस्था। अभी यहाँ डायरेक्टर जनरल बना है गिलबर्ट हुंगबो, ये बना है, ठीक। एडिशनल लेबर का जिक्र आया तो ये ऐड कर लो, क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर भी। इंटरनेशनल रूल्स वगैरह बनाता है, लेबर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कैसे बचाया जाए, वर्किंग कंडीशन क्या हो। अब आते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली चाइल्ड लेबर की बात करता है, वो भी 14 ईयर से नीचे का बच्चा। 14 ईयर से नीचे अगर एज है, 14 ईयर से कम अगर एज है तो माइनिंग, हैजार्डस वेस्ट वाला कोई काम, इंडस्ट्री, तो उसको उन कामों में ना लगाया जाए। कारपेट इंडस्ट्री यूपी में भदोही, उनमें ना लगाया जाए। आर्टिकल 14। आर्टिकल 24, नो चिल्ड्रन बिलो 14 years of age can be employed in industries, factories, mines and any other hazardous work। तो आर्टिकल 24 कहता है नो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन बी एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, माइनिंग या किसी प्रकार के हैजार्डस वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाएगा तो फिर जो उसको काम दे रहा है, इस काम में लगा रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। मतलब मोटे तौर पर आप याद रखें, चाइल्ड लेबर की वर्ड आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा चाइल्ड लेबर के ऊपर, बहुत आता है आर्टिकल 24। 23 है बॉन्डेड लेबर वगैरह की बात, कोई एडल्ट लेबर है वो भी। 24 स्पेसिफिकली चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है। तो 23 और 24 में आप कहेंगे सर क्या अंतर है? वहां तो हमने चाइल्ड स्पेसिफाई नहीं किया, वहां तो हमने इन जनरल किसी भी तरह का ह्यूमन खरीदा बेचा ना जाए, फिर हमने कहा किसी भी तरह का फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, तो वहां चाइल्ड स्पेसिफिकली तो बात नहीं हो रही है। 24 स्पेशली चिल्ड्रन की बात कर रहा है, 14 ईयर से बिलो वाले। तो चाइल्ड लेबर वाला जो पॉइंट है वो इसमें आता है, ठीक। मैंने बताया यदि ऐसा कोई देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2017 में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं, शिकायत डाल सकते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है पेंसिल। पेंसिल
प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर, ये उसका फुल फॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। करंट अफेयर में पढ़ाया भी है, जहां भी लिख लो एक लाइन यहां भी लिख लो। ग्रीवेंस शिकायत आप कर सकते हैं इन 2017 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट Ministry of Labor and Employment launched in 2017 Ministry of Labor and Employment launched pencil platform, pencil करंट अफेयर में कई बार बता चुका हूं मैं, ये प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव enforcement of no child labor। 2017 में मिनिस्ट्री लेबर एम्प्लॉयमेंट ने पेंसिल प्लेटफॉर्म बनाया। इस पे आप ग्रीवेंसेस वगैरह शिकायत वगैरह भेज सकते हैं। अगर कहीं आप चाइल्ड लेबर जैसी कोई चीज देखें, फोटो वगैरह लेकर आप अपनी शिकायत इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लें, थक गए? चलो एक आर्टिकल, एक सेक्शन और खत्म कर देते हैं कल, क्योंकि ऑफ रहेगा, कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, परसों फिर क्लास होगी, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं। एक आर्टिकल और खत्म कर देते हैं। तो 3 पार्ट हो गए अभी तक। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम 2, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 3, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म की बात। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन छोटा सा आर्टिकल है, किसी को भी अपने धर्म को मानने की आजादी, किसी को भी अपने धर्म को मानने की आजादी, धर्म संबंधित है, चौथा पार्ट। 3 हो गए, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अब हम उस पे आते हैं, आर्टिकल 25 से 28। तो नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। तो सिंपल सी बात है, हर किसी को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी, जो पूजा पद्धति वो मानना चाहे वो उसको फॉलो करे। तो इसमें 4 आर्टिकल हैं, इस चारों धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है चारों आर्टिकल। सेकुलर वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, सेकुलर वर्ड शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पर यह आर्टिकल था। तो सेकुलर वर्ड जब अमेंडमेंट करके डाला भी गया है तो सारी चीजें संविधान में देखी गई। क्या रिलीजियन के ऊपर कोई बात है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस ये डायरेक्शन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये दिशा दे रहा है कि सेकुलरिज्म जैसी कोई चीज होनी चाहिए? तो इसका सहारा लिया गया कि आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है। तो इसको बेसिस मान के बाद में सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया था उसको इंटरप्रेट करते समय, जोड़ते समय इन सब चीजों को देखा गया था। तो रिलीजियन संबंधित सीधे सीधे देख लो, समझाने का इसमें कुछ है नहीं। 24 मैंने बता दिया, ये रहा, देखो सीधे सीधे इसको बस रीड करना एक बार। 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 25 कहता है कोई भी पर्सन अपने रिलीजियन को, अपनी चॉइस का रिलीजियन कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा से उसको फॉलो करे, माने, प्रोफेस करना, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो आर्टिकल 25 हर पर्सन को यह अधिकार देता है, राइट देता है, अपनी मर्जी का धर्म जो आप चुनना चाहें, जो धर्म आप फॉलो करना चाहें, उसका कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट, 4 चीजें कह रहा है। आपका जो धर्म आप जो फॉलो करना चाहें, अपनी अंतरात्मा से आप जिसको मर्जी माने, कोई रोक नहीं सकता। प्रोफेस जो करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, प्रोपगेट करना चाहे, प्रचार प्रसार करना चाहे, आपको आजादी है, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री भी हैं। तो राइट, आर्टिकल 25 कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट ये अधिकार देता है आपकी चॉइस के धर्म को। रिलीजियन ऑफ वंस चॉइस, मतलब आपकी मर्जी का धर्म आप
कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट कर सकते हैं, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। और जब धर्म को चला रहे हैं तो धार्मिक संस्थाएं भी होती हैं। तो 26 कह रहा है कि आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं आप उनको मेंटेन कर सकते हैं, वो भी रोक नहीं है। मदरसा चलाना कोई गैर कानूनी नहीं है। तो एवरी रिलीजियस ग्रुप, हर रिलीजियस ग्रुप के पास अपना ये अधिकार है, वो स्टैब्लिश कर सकता है और मेंटेन भी कर सकता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। धार्मिक संस्थाएं वो अपनी स्टैब्लिश कर सकता है, उनको मेंटेन भी कर सकता है। एग्जाम्पल मदरसा। तो पहला वाला कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी चॉइस के धर्म को मान सकता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। अपने धर्म को चलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए या चलाने के लिए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहे या मेंटेन करना चाहे, आर्टिकल 26 इसकी परमिशन देता है। पहले वाले में कह दिया आप अपना रिलीजन मान सकते हैं, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है उससे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनानी है, मेंटेन करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। 27 एक लाइन और आगे बढ़ गया। 27 कह रहा है सरकार या सरकारी एजेंसी का काम नहीं है किसी रिलीजियन को प्रमोट करना। देश सेकुलर है, तो टैक्स पेयर का पैसा या सरकार का जो काम है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन को बढ़ाने का नहीं है, वो सबके लिए एक बराबर है। तो सरकार या सरकारी एजेंसी किसी तरह का टैक्स नहीं ले सकते रिलीजन के नाम पर। मेडिवल इंडिया में टैक्स लिया जाता था जिजिया, कि जो नॉन इस्लामिक लोग होंगे वो जिजिया टैक्स देंगे। वो एक रिलीजियस टैक्स था, हिस्ट्री में बताऊंगा मैं। जिजिया टैक्स चलता था मेडिवल इंडिया में, फिरोज शाह तुगलक उगलक कई नाम आएंगे। जिजिया टैक्स नॉन इस्लामिक लोगों को देना होता था, जिजिया टैक्स। वो एक रिलीजियस टैक्स था, रिलीजियस टैक्स था। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी कोई टैक्स रिलीजियन के नाम पर नहीं ले सकते, कोई टैक्स रिलीजन के नाम पर नहीं ले सकते। फिर कोई पब्लिक मनी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाने में यूज नहीं होगी। गवर्नमेंट सबके लिए एक समान है, किसी प्रकार का फेवर एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं होगा। तो पब्लिक मनी का यूज, गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है पब्लिक मनी, उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाने में नहीं लगा सकते। और आर्टिकल 28 कहता है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर नहीं लिखे जाएंगे। कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई धार्मिक पर्चा, धार्मिक किसी धर्म को बढ़ाने की बात, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया सेकुलर कंट्री है। तो 25, 26, 27, 28। 25 कह रहा है आपकी चॉइस का रिलीजियन आप माने, प्रोपेगेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 26 कह रहा है आपके रिलीजन को चलाने के लिए आपको लगता है कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनानी है, आप स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। 27 कह रहा है गवर्नमेंट कोई टैक्स रिलीजन के नाम पर नहीं लेगी और कोई पब्लिक मनी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देने में नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर धार्मिक इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं हो सकते। ठीक है, यहां तक हो गया आर्टिकल 28। आर्टिकल 28, इसके बाद अगला पार्ट आता है कल्चरल एंड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 29-30 फंडामेंटल राइट का अगला पार्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये भी जरा सा है, एक बार देख लो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इंडिया में कई सारी माइनॉरिटी रहती हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतना कल्चर है, तो अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो चीजें तो खत्म हो जाएंगी इंडिया से। कई भाषाएं हैं, कई कल्चर हैं, कई फेस्टिवल इस तरह के होते हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में वो देखने को ही नहीं मिलेंगे। इंडिया की खूबसूरती यही है कि डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, उतने त्योहार हैं, है ना। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30। 29 क्या कहता है, हर ग्रुप को, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं अभी, अब मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा। 25 से 28 रिलीजन की बात हो गई। 29-30 अब देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कोई भी ग्रुप जिसकी अपनी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, बुक है कोई इंपॉर्टेंट उनकी, कोई कल्चर है इंपॉर्टेंट, उनके पास अधिकार है उसको कंजर्व करने का, बचाने का। तो आर्टिकल 29 कहता है जो भी ग्रुप है जिसकी अपनी कोई भाषा, कोई स्क्रिप्ट, कोई लिखने की शैली, अपना खुद का कोई कल्चर है, कोई फेस्टिवल है, उनके पास ये राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। 29 ये बात कह रहा है। 25 से 28 सीधे सीधे रिलीजन के बारे में थे। 29-30 कह रहा है कल्चरल एजुकेशनल राइट। 29 कह रहा है जिसकी अपनी भाषा, स्क्रिप्ट, कल्चर है खुद का,
हर ग्रुप को अधिकार है कि उसको बचाए रखे, नहीं तो वो चीज आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगी। भारत की जो डाइवर्सिटी है उसमें कमी आ जाएगी, वेरिएशन जो इतनी चीजें देखने को मिलती है वो नहीं मिलेंगी। आर्टिकल 30 कहता है एवरी लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, अब यहाँ पे धर्म को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ ये कह रहा है कोई भी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, सिख हैं, जैन हैं या क्रिश्चियन हैं, तो कोई और या भाषा के आधार पर लैंग्वेज में भी जो माइनॉरिटी में हो, तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज या रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना या मेंटेन करना। जो आप पहले पढ़ रहे थे 26 में जो पढ़ रहे थे, वहां तो आप कह रहे थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं, यहां लिंग्विस्टिक को भी जोड़ दिया। यहां कह रहे हैं कोई भी भाषा के आधार पर या रिलीजियस माइनॉरिटी है उसके पास अधिकार है एस्टेब्लिश या मेंटेन करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसका मतलब माइनॉरिटी डिसाइड करने में दो आधार लिए गए, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, उसको डिसाइड करने में दो आधार लिए गए हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक भाषा। तो माइनॉरिटी जो हम बोलते हैं उसको डिसाइड करने में क्या ग्राउंड है, दो ग्राउंड है, या तो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो। तो दो ग्राउंड है माइनॉरिटी डिसाइड करने में, एक रिलीजियस एक लिंग्विस्टिक। तो इंडिया में टोटल अभी तक कितनी माइनॉरिटी हैं? 6। सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम, दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन, सीक्वेंस में लिखा है मैंने, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम, दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन, थर्ड सिख, देन बुद्धिस्ट, देन पारसी, उसके बाद जैन। जैन कम्युनिटी 2014 में सबसे लास्ट में ऐड हुई थी, जैन कम्युनिटी सबसे लास्ट में ऐड हुई थी, ऐड कर लीजिए इसको करना है तो। 2014 में सबसे लास्ट में जैन कम्युनिटी ऐड हुई थी। तो माइनॉरिटी के ग्राउंड क्या है, माइनॉरिटी कैसे डिसाइड होगा? दो ग्राउंड है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। तो आर्टिकल 30, हर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के पास अधिकार होंगे, स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी के दो ग्राउंड डिसाइड हुए, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषा और धर्म के आधार पर। मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी, देन क्रिश्चियन, देन सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। पारसी कम्युनिटी, पारस जो ईरान जो है, ईरान को पर्शिया बोलते थे पहले, पारसी को ही एक और से कहते हैं जोरोएस्ट्रियन, कई लोग ये नाम जानते होंगे, जोरोएस्ट्रियन सुना होगा ना आपने। पारसी लोगों में अगर डेथ हो जाती है तो वो बॉडी को ऐसी ओपन एरिया में छोड़ देते हैं, वल्चर आकर उसका मीट खाते हैं, सुना है ये ट्रेडिशन? पारसी कम्युनिटी में अगर डेथ होती है तो बॉडी को ओपन छोड़ देते हैं और वल्चर जो है वो आकर उसका मीट खाता है, अलग तरह की प्रक्रिया है वहां। तो पारसीज, ईरान वैसे तो ओरिजिन है पर्शिया, पुराना नाम पर्शिया था, तो पारसीज और जोरोएस्ट्रियन इस नाम से जानते हैं। तो जैन लेटेस्ट 2014 में ऐड किए गए थे। अब यही क्वेश्चन पूछ ले, किस रिलीजन में ऐसा होता है कि डेड बॉडी को वल्चर खाता है? अभी मैंने बताया कहानी की तरह आपको बोला कि भाई एक ऐसी भी प्रथा होती है। कभी आपसे मान लो पूछ बैठे, एग्जाम में ही आ जाए, वल्चर ईट डेड बॉडी, किस रिलीजन में ऐसा देखते हैं? पारसीस। लिख लो, ये आ जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। तो अब मैं आपसे कहूं कि देखो माइनॉरिटी वर्ड आ तो गया, पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है? माइनॉरिटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था क्या शुरू में? नहीं।
माइनॉरिटी वर्ड नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा बन जाता है यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन काफी अच्छा बन जाता है। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कि सर आपने देखो यहाँ लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी आपने लिखा, पर वर्ड का लिखा होना और इस वर्ड का डिफाइन होना दोनों अलग बातें हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर डिफाइंड है? नहीं, डिफाइंड नहीं है। ये इंटरप्रेट किया गया है, माइनॉरिटी तय करने में ये ग्राउंड लिया गया है। माइनॉरिटी की डेफिनेशन अलग से नहीं है। तो माइनॉरिटी वर्ड तो कुछ जगह मिलता है, पर माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऐड कर लो क्वेश्चन। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन्ड कुछ जगह मेंशन दिखता है पर डिफाइंड नहीं है। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले। द वर्ड माइनॉरिटी is not defined in our constitution, although religious and linguistic minority term used टर्म इज यूज्ड। पूरी बात लिख रहा हूं मैं। तो ये शब्द तो लिखा मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 30 में देख रहे हो, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये वर्ड तो लिखा मिलता है, पर क्या माइनॉरिटी जो हम समझते हैं वो डेफिनेशन एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है? नहीं, वो लिखी नहीं है। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन नहीं दी है। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, पर वर्ड कहीं लिखा है कि नहीं लिखा? वर्ड तो लिखा दिख ही रहा है आर्टिकल 30 में, वर्ड तो लिखित में आपको दिख ही रहा है, मेंशन नहीं है। मतलब वर्ड लिखित मिल रहा है, डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं किया गया, बस उससे अंदाजा निकाला गया है कि माइनॉरिटी का मतलब ये बनेगा। वर्ड का मेंशन है, डिफाइंड नहीं है। ठीक, चलो भाई, आर्टिकल 30 तक की बात खत्म। 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब रहा नहीं। अब आएगा 32, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। तो नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट हमारे पूरे कंप्लीट भी हो जाएंगे और डीपीएस भी शुरू भी हो जाएगा। तो कल क्लास नहीं है, परसों इसी टाइम पे क्लास होगी, जिसमें फंडामेंटल राइट पूरा कंप्लीट और डीपीएस भी हम शुरू कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जब खत्म हो जाएंगी तो पॉलिटी में जितने क्वेश्चन आते हैं 50% क्वेश्चन तो फंडामेंटल ड्यूटी तक ही आ जाते हैं। क्यों मैं इस टॉपिक पे इतना समय लगा रहा हूं? पॉलिटी के जितने क्वेश्चन देखोगे इंक्लूडिंग यूपीएससी, जितने क्वेश्चन आए होंगे सारे क्वेश्चन में देखोगे 50% एरिया तो फंडामेंटल ड्यूटी तक से पूछा गया है, उसके बाद का एरिया बाकी 50% है। ठीक है, चलो क्लास, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल।